Hello students, this is your introductory class to geometry. You already knows some terms related to geometry you have studied in standard 6, 7, 8. So we are going to revise all those things so that you can understand the new concepts that we are going to study in this standard. So we are going to start with point. What is meant by point? You already knows that as you can see on the screen that point is a geometry is a location. पॉइंट का यूज़ हम ज्योमेट्री के अंदर लोकेशन को शो करने के लिए करते हैं। उसकी कोई साइज़ नहीं होती, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पॉइंट मीन्स एक डॉट होता है जो आप वहाँ पे शो कर रहे हो, और उसको डिनोट करने के लिए आप किसी भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर का यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे किया है पॉइंट पी। हाउ वी कैन राइट इट? वी कैन राइट इट एज पॉइंट पी। नेक्स्ट concept that we have studied is line. What is meant by line? A line is a straight path that you can see here, which can be extended in both the directions and which is shown by arrows, है ना। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि उस स्ट्रेट पाथ को शो करने के बाद मैंने उसके एंड में 2 एरोज लगाए हैं। उसका मतलब क्या होता है? उसका मीनिंग होता है कि वो जो लाइन है या फिर वो जो स्ट्रेट पाथ मैंने बनाया है वो दोनों साइड में कितनी भी दूरी तक एक्सटेंड किया जा सकता है ना। तो लाइन को आप शो करने के लिए हमेशा इस तरह के एरो बनाओ। हाउ वी कैन राइट इट? वी कैन राइट इट एज लाइन ए बी। जैसे आप नीचे भी देख पा रहे होंगे कि ए बी और उसके ऊपर में हमने क्या बनाया है? एक एरो बनाया है जो दोनों मतलब एक लाइन का सिंबल बनाया है ए बी के ऊपर, जो शो करता है कि ए बी क्या है? एक लाइन है। लाइन का जो नेम है आप एक सिंगल लेटर से भी लिख सकते हो। आपको वहाँ पे लिखना होगा लाइन एल, है ना। अगर इसी ए बी की जगह पे मैं एंड में उसका नेम एल दे देता हूँ तो मैं उसको बोल सकता हूँ लाइन एल। देन नेक्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू सी इज segment. What is meant by segment? Segment means in this line itself there are 2 points are given, that is point A and point B. If we see that only that portion means AB portion, अगर हम इन दोनों एरो को हटा दें और सिर्फ उस ए बी पोर्शन को देखें तो उस ए बी पोर्शन की जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ होगी, वो एक कांस्टेंट लेंथ होगी, है ना। उसको अगर हम गिन के मेज़र करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2 सेंटीमीटर आ रहा है, 3 सेंटीमीटर आ रहा है, ऐसा कोई ना कोई उसका मेज़रमेंट आएगा। और सेगमेंट इस तरह की मतलब आप बोल सकते हो कि उसके रिस्ट्रिक्शन है, उसके एंड पॉइंट है कौन से? ए और बी। उसमें एरो लगाने की ज़रूरत हमें नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखना है प्लेन। तो प्लेन क्या होता है? प्लेन का मतलब होता है इस तरह का कोई स्ट्रक्चर जिसके ऊपर आप कोई भी डायग्राम शो कर सकते हो, कोई भी फिगर आप उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, है ना। जैसे हमारे स्कूल के अंदर वाइट बोर्ड्स होता है या फिर ब्लैक बोर्ड होता है जिसके ऊपर मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, तो वो जो है वो क्या हो गया? हमारा एक प्लेन हो गया। आपके जो रजिस्टर्स होते हैं उसके ऊपर के जो पेजेस है वो भी क्या है? एक तरह के प्लेन ही है, क्योंकि उसके ऊपर भी हम कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। उसको भी डिनोट करने के लिए हम लोग अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स का यूज़ करते हैं। लेटर ए से लेके जेड तक आप कोई भी लेटर उसके लिए यूज़ कर सकते हो और उसको डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब थे हमारे इंट्रोडक्टरी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए इसको समझने के लिए। तो हमने स्टार्ट किया था पॉइंट से लेके, तो पॉइंट, लाइन, सेगमेंट और उसके बाद में प्लेन। एक और चीज़ यहाँ पे बच रही है वो है हमारा रे। रे क्या होता है? तो रे हमें पता है। अगर आप इस फिगर को देखिए, यहाँ पे मैंने पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, रे और प्लेन सबकी डायग्राम्स बना के रखी है। उनको किस तरह से आप नेमिंग कर सकते हो वो भी मैंने नीचे लिख के रखा हुआ है। जैसे फर्स्ट आप देख रहे हो पॉइंट, तो मैंने लिखा है उसको पॉइंट ए, पॉइंट बी, इस तरह से। सेकंड आप देख पा रहे होंगे लाइन, तो लाइन में मैंने दोनों साइड में एरोज लगा के रखे हैं। उसका मतलब वो एक लाइन है जिसको आप दोनों साइड में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। और उसका नेम अगर लिखना है तो मैं लिखूंगा लाइन ए बी, या फिर एक सिंगल लेटर से आप लिखना चाहो तो उसको आप लाइन एल इस तरह से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमने देखा सेगमेंट। तो लाइन और सेगमेंट में डिफरेंस मैंने बोला था कि लाइन जो है
उसके दो एरोज होता है, बट सेगमेंट के अंदर कोई एरो नहीं होता क्योंकि सेगमेंट को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। ए और बी जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेगमेंट की, वो क्या है, उसके लास्ट पॉइंट है, मतलब उसके बाद आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे नीचे एक और डायग्राम है, रे। रे क्या होता है, तो आपने टॉर्च देखा है, टॉर्च को आप ऑपरेट करोगे तो उसका जो लाइट होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। उसका मतलब कि वो जो टॉर्च है वो क्या हुआ, एक रे क्रिएट करता है, तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे टॉर्च क्या हुआ, एक स्टार्टिंग पॉइंट, और एक अपोजिट डायरेक्शन में उसका लाइट जो है वो एक्सटेंड होते रहेगा। तो रे में भी सेम वही होता है, मतलब एक डायरेक्शन में आपको एक पॉइंट दिखेगा और एक डायरेक्शन में आपको एरो दिखेगा, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे। और उसको मैंने क्या बोला है, रे ओ ए। वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ए की तरफ वो कितना भी सामने एक्सटेंड हो सकता है। इसको आप ए ओ नहीं लिख सकते। ए ओ क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ए जो है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। तो रे का नेम जब भी आप लिखोगे तो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से ही आपको लिखना है, ठीक है। और लास्ट में हमने आपको पहले ही बताया कि प्लेन क्या होता है। तो प्लेन मतलब ऐसा कोई भी सरफेस जिसके ऊपर आप ज्योमेट्रिकल शेप्स ड्रॉ कर सकते हो या फिर कुछ राइटिंग वर्क आप उसके ऊपर कर सकते हो, उस शेप को बोला जाता है प्लेन। ओके। इसके बाद जो कंसेप्ट देखेंगे वो है एंगल्स। तो एंगल हमें ऑलरेडी पता है, एंगल मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे शेप में देख पा रहे होंगे, दो रेज, टू रेज हमारे पास में है और दोनों रेज एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ना। दोनों रेज के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम ही है। तो इस तरह का जो भी ड्राइंग हम बनाते हैं उसको बोला जाता है रे, ठीक है। तो रे के भी कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप हमारा होता है एक्यूट एंगल। तो आपको ऑलरेडी पता है एक्यूट एंगल मतलब इस तरह का एंगल जिसकी मेज़रमेंट अगर आप प्रोटेक्टर से या अगर करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि उसकी वैल्यू 90 से कम आ रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो नेक्स्ट हमारा जो होता है वो होता है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब इस तरह का एंगल जिसकी वैल्यू जो है वो 90 डिग्री की होनी चाहिए। मतलब प्रोटेक्टर से उसको गिनो, काउंट करो, उसकी वैल्यू अगर आपको 90 डिग्री मिल रही है तो आप बोल दोगे कि ये क्या है, राइट एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल, और ऑब्ट्यूस एंगल आप किसको बोलोगे, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट जो है वो 90 से ग्रेटर होना चाहिए और 180 से स्मॉलर होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे डेफिनेशन आपको दी हुई है, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। तो 90 से लार्ज और 180 से छोटा, इस तरह का जो एंगल होता है उसको आप ऑब्ट्यूस एंगल बोल सकते हो। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, तो जो भी स्ट्रेट लाइन हम बनाते हैं उसका मेजरमेंट अगर आप करोगे तो वो 180 आएगा। तो इस तरह का कोई भी एंगल जो आप बनाओगे जिसका मेजरमेंट 180 आ रहा है या फिर वो एक स्ट्रेट पाथ है तो आप उसको बोलोगे स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर स्ट्रेट एंगल से भी लार्ज साइज़ का आप कोई एंगल बनाते हो, जैसे आप यहाँ पे आपको रेड कलर से शो किया हुआ है कि वो जो एंगल है वो 180 से भी लार्ज है, तो उस तरह का जो एंगल होता है जो 180 से भी लार्ज होता है और 360 से छोटा होता है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और अगर कोई एंगल आपको पूरा कंप्लीट करके वापस वहीं पे पहुंचा दे तो आप उसको क्या बोलोगे, कंप्लीट एंगल, मतलब जिसमें पूरा 360 डिग्री का मेजरमेंट आपको मिलेगा। इसके अलावा एंगल्स के और भी टाइप्स हमने जो पढ़े हैं वो होते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होता है, इस तरह के एंगल जिसमें एक जो आपका आर्म होता है वो कॉमन होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 के लिए एक बीच में आर्म दिया हुआ है जो कॉमन है। तो इस तरह से अगर आपको कहीं पे भी एक कॉमन आर्म दिखे और उसके दो साइड में दो एंगल अगर बन रहे हैं तो आप उसको बोलोगे एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या, तो इस तरह के दो एंगल जिनकी एडिशन आपको 90 डिग्री मिल रही है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने दो एंगल्स बनाए हैं, एंगल 1 और एंगल 2। आप अगर दोनों को ऐड कर दो तो आपको जो टोटल मिलेगी वो मिलेगी 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर एक ही लाइन के ऊपर आपके दोनों एंगल आ रहे हैं, तो हमने पढ़ा था कि एक लाइन के ऊपर के जो एंगल होते हैं उसका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 180। तो जब भी आपके दोनों एंगल की एडिशंस 180 आती है आप बोल दोगे कि वो क्या है, एक सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है।
वर्टिकल एंगल या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाया है, लेफ्ट में एंगल 1 लिखा हुआ है, राइट में एंगल 2 लिखा हुआ है। ये दोनों एंगल एक ही पॉइंट के अपोजिट साइड में आते हैं, है ना, और सेम दोनों एक ही लाइन से भी, दो लाइन जो हमने वहाँ पे ड्रॉ करी है उन दो लाइन के कारण ही वो फॉर्म हुए हैं। तो इन तरह के एंगल को भी आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमने अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सारी चीज़ें भी इसके पहले पढ़ी हुई है, उसको भी आपको थोड़ा सा समझना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, दो लाइंस ड्रॉ करी है। आप देख पा रहे होंगे कि इनमें दो लाइन जो है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है ना। जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई है, तो ऊपर वाली लाइन नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में पैरेलल बनी है, और एक जो वहाँ से जाने वाली ट्रांसवर्सल लाइन भी हमने बनाई हुई है। सभी एंगल्स को हमने कुछ नेमिंग वहाँ पे करी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। ऑलरेडी आपको पता है सारी चीज़ें, फिर भी हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि आप इनको 9th में जब हम लोग इससे भी थोड़ा सा डीप में जाके और भी कुछ स्टडी करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से आपको इसमें समझना है। तो सबसे पहले तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है कि किसी एक एंगल के पर्टिकुलर प्लेस पे कोई एंगल बन रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एंगल 1 को, तो एंगल 1 जो है वो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, दिख रहा है आपको। ट्रांसवर्सल मतलब वो जो हमने एक वर्टिकल लाइन जैसे बनाई है वो क्या है, उसकी ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है और एक पैरेलल लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो उसी तरह की पोजीशन में हमारा एक एंगल 4 भी आता है, देखो वो भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है और नीचे वाली पैरेलल लाइन के ऊपर है। मतलब एंगल 1 और एंगल 4 इन दोनों का पोजीशन एक पर्टिकुलर करस्पॉन्डेंस में आ रहा है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, एंगल 1 एंड एंगल 4 आर करस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरह से और कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल आ सकते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे एंगल 5, एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2, एंगल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 8, एंगल 6 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल ही है। उसके बाद दूसरे होते हैं, ये तो हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में आने चाहिए और ट्रांसवर्सल के अपोजिट में, ठीक है। जैसे हमारे पास में जो दो पैरेलल लाइन आप देख पा रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल में हमने दो पैरेलल लाइंस बना के रखी हुई है और ट्रांसवर्सल के बीच में अल्टरनेट आने चाहिए। जैसे 5 और 3 एक दूसरे के साथ अल्टरनेट है, आप देख पा रहे होंगे। 4 और 8 ये भी एक दूसरे के साथ में अल्टरनेट है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। तो पैरेलल लाइन के बीच में और अल्टरनेट आने वाले एंगल्स को आप बोलते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, तो उससे एकदम अपोजिट, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे थे, अभी पैरेलल लाइन के बाहर होने चाहिए, मतलब अंदर नहीं होने चाहिए, बाहर होने चाहिए। बाहर होना मतलब एक्सटीरियर में होना। तो इस तरह से अल्टरनेट वाले और बाहर वाले एंगल कौन से हैं, तो वो है 1 और 6 दिख रहे होंगे आपको। 1 और 6 जो है वो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट भी है और एक्सटीरियर में भी है। उसी तरह से 2 और 7 भी एक दूसरे के साथ अल्टरनेट भी है और एक्सटीरियर में भी है। तो ये भी आपके हो जाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होना ज़रूरी है और ये आपके सब बेसिक्स हम ऑलरेडी इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करो घर पे, जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है। अगर इसमें कोई भी टॉपिक में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो वीडियो को आप फिर से रिवाइज करके देख सकते हो, और उसके बाद भी अगर कोई डिफ़िकल्टी रहती है तो आप सीधा मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, है ना। तो यहाँ तक का टॉपिक हुआ। इसके बाद एक और टॉपिक हमें देखना है, उतना करने के बाद हम यहाँ से बाकी टॉपिक भी नेक्स्ट इसमें देखेंगे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हमें देखना है कि जो अलग अलग शेप्स आपने पढ़े हैं, है ना। जैसे हमने ट्राइंगल्स पढ़ा हुआ है,
क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, और इसके अलावा और भी काफ़ी अलग अलग रेगुलर पॉलीगॉन्स के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है 8th स्टैंडर्ड तक। तो ट्रायंगल्स तो हमें पता ही है, ऐसी कोई भी पॉलीगॉन जिसमें 3 साइड्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। बट ट्रायंगल के भी डिफरेंट अलग अलग, मतलब आप बोल सकते हो कि शेप्स होता है। जैसे ट्रायंगल के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला हमारा ट्रायंगल का टाइप होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड इक्वल है ना, तीनों एंगल भी इक्वल है। सब प्रॉपर्टीज वहाँ पे आपको लिख के दी हुई है, उसको भी आप वहाँ से पढ़ सकते हो अच्छे से। आइसोस्केलन ट्रायंगल मतलब क्या, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है और उसके 2 एंगल्स भी एक दूसरे के साथ इक्वल होने चाहिए। स्केलन मतलब इस तरह का ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती, सब अलग अलग होता है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या, तो इस तरह का कोई ट्रायंगल जिसमें एटलीस्ट उसका एक एंगल जो है वो 90 का होना चाहिए। और हमेशा अगर आपको कोई भी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल आपको 90 का मिलता है तो क्या होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट ट्रायंगल मतलब जिसके तीनों एंगल्स जो है वो 90 से छोटे होने चाहिए, जो हमने एंगल्स का टाइप में पढ़ा था। एक्यूट एंगल्स मतलब ऐसे एंगल्स जिसमें 90 से कम मेजरमेंट होता है। तो जब भी आपके ट्रायंगल्स के तीनों एंगल 90 से कम होंगे, आप बोलोगे उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल। लास्ट हमारा है ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल मतलब क्या, जिसमें एक एंगल जो है वो आपका 90 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो आप उसको बोल दोगे ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। इसके बाद में हमने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा था। क्वाड्रिलेटरल्स में उसके भी अलग अलग शेप्स होता है। सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल हमने जो पढ़ा था वो था स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स जिसमें सभी साइड्स इक्वल, सभी एंगल 90 के होने चाहिए। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल और सभी एंगल्स 90 के होने चाहिए। रोम्बस के अंदर हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है, आप उसको क्या बोलोगे, रोम्बस। उसके बाद पैरेललोग्राम क्या होता है, उसके नेम से ही पता चल रहा है। पैरेललोग्राम, पैरेलल्स मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड एक दूसरे के साथ में पैरेलल होनी चाहिए, आप उसको बोल दोगे पैरेललोग्राम। काइट मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेसेंट साइड एक दूसरे के साथ में इक्वल होनी चाहिए, है ना। 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उसमें हमने डिनोट भी किया हुआ। उसके अलावा होता है ट्रैपेजियम और ट्रैपेजॉइड। ट्रैपेजियम का मतलब होता है जिसमें 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होनी चाहिए, मतलब एक पेयर जो है साइड की वो पैरेलल होनी चाहिए, और दूसरी पेयर पैरेलल ना भी, मतलब नहीं भी रही तो भी चलेगा। उसके बाद ट्रैपेजॉइड की अगर बात की जाए तो नो पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, मतलब उसमें एक भी पैरेलल साइड की पेयर नहीं होनी चाहिए, आप उसको बोल दोगे ट्रैपेजॉइड, ठीक है। उसके बाद में अलग अलग शेप्स हमने पढ़े थे रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब जिसके सभी साइड्स इक्वल। उसी तरह से आप स्क्वायर्स, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन और डेकागन में देख सकते हो, सब में कितनी साइड्स इक्वल होती है और उस सबका मेजरमेंट क्या होता है वो भी आपको वहाँ पे मेंशन किया हुआ। तो आपके लिए यहाँ से जो अभी होमवर्क बनता है, असाइनमेंट आपके लिए बनता है, वो क्या है, जो भी टॉपिक्स हमने आज पढ़े हैं वो सभी टॉपिक्स आपके रजिस्टर के अंदर लिखे होने चाहिए। और उसके अलावा आपको जो लिखना है वो बता रहा हूँ मैं। उसके अलावा आप क्या लिखोगे, जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, तो वो फॉर्मूला आप लिखोगे। एरिया के 2-3 अलग अलग फार्मूला हमने पढ़े हुए, जैसे एरिया का एक फार्मूला हाफ बेस इनटू हाइट वाला भी है, और दूसरा एक सेमी पेरीमीटर वाला भी हमने फार्मूला देखा था। अगर कोई ट्रायंगल आपके लिए तीनों साइड्स उसकी डिफरेंट हैं तो उस केस में हमने एक फार्मूला यूज़ किया था सेमी पेरीमीटर वाला, तो उसका भी आप यहाँ पे मेंशन उसको भी करोगे। उसके बाद स्क्वायर के एरिया का फार्मूला, पेरीमीटर का फार्मूला, रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला, पेरीमीटर का फार्मूला, वो सब आपको पता है। तो इन सब के भी आप एरिया के फार्मूले और पेरीमीटर के फार्मूले लिखोगे। उसके बाद रेगुलर पॉलीगॉन में भी कुछ कुछ हमें फार्मूले पता है, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला हमें पता है तो वो आप लिख सकते हो। स्क्वायर का फार्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ऊपर, है ना। और बाकी नहीं लिखे तो भी चलेगा, बट इतने आपको फार्मूले जो है उसमें लिख के रखने हैं। ये आपके लिए असाइनमेंट होगा और उतना कंप्लीट करके आप मुझे भेजोगे, है ना, मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर। और इतने टॉपिक में आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो वो भी आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।